बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की गाइडलाइंस देख लेते हैं। ये नवंबर 2016 की गाइडलाइंस हैं, GTG-21। ओके। नाम है इनका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स ही सिर्फ हम करेंगे। अच्छा, ये जो स्टार्ट का पोर्शन है इसका, इसकी अपनी समरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, या एग्जेक्टिव समरी रिकमेंडेशंस। तो ये बहुत आसान होती हैं, इनको पहले देख लेते हैं। इसमें मतलब इसको आपको इजी है इसको पढ़ना ना, रिवाइज करने के लिए शॉर्ट में। तो सबसे पहले समरी पॉइंट्स देख लेते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने कैसे करनी है। हाउ आर ट्यूबल प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो उसमें क्राइटेरिया क्या है कि ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड इज डायग्नोस्टिक टूल ऑफ द choice for tubal ectopic pregnancy, and tubal ectopic pregnancies should be positively identified if possible by visualizing an adnexal mass that moves separate to the ovary, और वो मूव करेगा ओवरी से सेपरेट। ठीक हो गया। तो अगर कोई भी MCQ आता है, इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस पूछी जाती है, तो आपने ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड चूज़ करना है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे नहीं जाना आपने, बीटा HCG के ऊपर नहीं जाना। अच्छा, नेक्स्ट है कि वट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट। बायोकेमिकल कौन से कर सकते हैं हम? सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जिस तरह से मैंने आपको लेवल्स दूसरी अपनी वीडियो में बताए थे कि 20 से कम अगर लेवल आता है सीरम प्रोजेस्टेरॉन का, ये जो स्पेसिफिकली अननोन जो लोकेशन है, आपको नहीं पता कि प्रेगनेंसी कहाँ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर तो 20 से कम लेवल है तो इसका मतलब ये है कि वो 20 नैनोमोल पर लीटर, इससे कम लेवल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो रिग्रेस कर रही है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर जो है वो 60 से ज़्यादा है लेवल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस 60 नैनोमोल पर लीटर स्ट्रांगली इंडिकेट करती है, और 25 नैनोमोल पर लीटर से ज़्यादा है तो वो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि जी सीरम बीटा HCG जो है लेवल इज़ यूजफुल फॉर प्लानिंग द मैनेजमेंट ऑफ एन अल्ट्रासाउंड विजुलाइज्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, हाउ अ सर्वाइकल प्रेगनेंसी डायग्नोज। सर्वाइकल प्रेगनेंसी कैसे डायग्नोज होगी जी? द फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया मे बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो क्राइटेरिया क्या है कि आपको एक एम्प्टी यूट्रस मिलेगा, बैरल शेप्ड सर्विक्स मिलेगी, एम्प्टी यूट्रस और बैरल शेप्ड सर्विक्स, गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस, ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग साइन, द ब्लड फ्लो अराउंड द गेस्टेशनल सैक यूजिंग कलर डॉपलर। क्या क्या चीज़ें मिली हमें? एक बैरल एम्प्टी यूट्रस था, यूट्रस एम्प्टी है, और अगर गेस्टेशनल सैक उसमें प्रेजेंट है तो वो बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस है। जाहिर सी बात है, तभी हम उसको सर्वाइकल कहेंगे ना। अगर अबव द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस होगा या फिर एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस होगा तो फिर हम उसको सर्वाइकल नहीं कह सकते। तो ये बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस है, और बैरल शेप्ड हो जाएगी सर्विक्स क्योंकि उसके अंदर सैक प्रेजेंट है, स्लाइडिंग साइन उसमें नेगेटिव होगा, और ब्लड फ्लो जो है वो आपको मिल सकता है उसके अराउंड। अच्छा, व्हाट केमिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट। तो सीरम बीटा HCG आप कर सकते हैं, शुड बी कैरिड आउट फॉर द डायग्नोसिस। और हाउ अ सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी डायग्नोज, उसमें अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया क्या है कि अल्ट्रासाउंड में इज़ द प्राइमरी डायग्नोस्टिक मोडालिटी यूजिंग अ ट्रांसवैजाइनल अप्रोच सप्लीमेंटेड बाय द ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग इफ़ रिक्वायर्ड। तो उसमें है क्या जी? डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी, वो हमें बताएंगे, बता दिया गया है शायद। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कैन बी यूज एज अ सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन इफ द डायग्नोसिस इज इक्वीवोकल एंड देयर इज लोकल एक्सपर्टिज इन द MRI डायग्नोसिस ऑफ सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसीज। ठीक हो गया। और व्हाट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, तो नो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस आर रूटीनली रिक्वायर्ड।
एंड हाउ इज़ इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी डायग्नोज, तो उसके लिए क्या है क्राइटेरिया अल्ट्रासाउंड का, कि अल्ट्रासाउंड पे आपको इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी में एम्प्टी यूट्राइन कैविटी मिलेगी। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो लोकेटेड है लैटरली इन द इंटरस्टिशियल या इंटरम्यूरल पार्ट ऑफ द ट्यूब, सराउंडेड बाय लेस देन 5 mm ऑफ मायोमेट्रियम इन ऑल इमेजिंग प्लेन्स एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल लाइन साइन। ठीक है, तो क्या है कि आपको सपोज यूट्रस है, यूट्रस के एक साइड पे आपको लेटरल बॉर्डर पे आपको मिलेगा एक सैक, और सैक के ऑल अराउंड जो है वो आपको 5 mm से कम जो है विड्थ की मायोमेट्रियम आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी है। और सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स इन 2 डायमेंशंस कैन बी फर्दर कन्फर्म यूजिंग 3 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड पे भी आप उसे कन्फर्म कर सकते हैं, और MRI से भी हेल्प ली जा सकती है। इसमें बायोकेमिकल टेस्ट क्या करेंगे, सिंगल सीरम बीटा HCG should be carried out at diagnosis to help management, and in cases repeat भी करना पड़ सकता है आपको आफ्टर 48 आवर्स। कॉर्नल प्रेगनेंसी क्या है जी, कॉर्नल प्रेगनेंसी के अंदर आपको एक सिंगल इंटरस्टिशियल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इन द मेन यूट्राइन बॉडी नज़र आएगा, एंड गेस्टेशनल सैक ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन सीन मोबाइल एंड separate from the uterus and completely surrounded by the myometrium, and a vascular pedicle adjoining the gestational sac to the urine cornuate uterus। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि कॉर्नुअल प्रेगनेंसी किसी कॉर्नुओ में होती है। ठीक है, तो अगर वो कॉर्नुओ में है प्रेगनेंसी, और तो कॉर्नुओ के अंदर आपको इंटरस्टिशियल जो है वो फिलोपियन ट्यूब भी वहाँ पर नज़र आ रही है, और आपको एक अच्छा खासा जो है वो मायोमेट्रियम का टिश्यू नज़र आता है अराउंड द सैक, क्योंकि एक पूरा कॉर्नुओ बना हुआ है ना जो कि मस्कुलर है, तो ये आपको नज़र आएगा इस तरीके से। और नेक्स्ट इसमें बायोकेमिकल आपको प्रेगनेंसी किस तरह से वो बायोकेमिकल टेस्ट क्या करेंगे, बीटा HCG हम कर सकते हैं, और वही 48 आवर्स के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। ओवेरियन प्रेगनेंसी आपको कैसे नज़र आएगी, कोई स्पेसिफिक एग्रीड क्राइटेरिया नहीं है इसमें, और अगेन इसमें भी हम बीटा HCG करते हैं। और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी आपको कैसे नज़र आएगी कि डिफाइंड अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया कैन बी डायग्नोज्ड फॉर द एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, एंड MRI भी आपको इसमें हेल्प कर सकता है। और बायोकेमिकल के लिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज़ बेस्ड अपॉन एन एलिवेटेड सीरम बीटा HCG इन कॉम्बिनेशन विद अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी, बहुत ही सिंपल है कि इसमें आपको को एग्जिस्टिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी है और साथ में इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी भी है, तो हम इसको हम हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। ये MCQ में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और सीरम बीटा HCG इज़ ऑफ लिमिटेड वैल्यू इन द डायग्नोसिंग हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है, सर्जिकल, फार्माकोलॉजिकल, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं फॉर द ट्यूबल प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल अप्रोच इज़ प्रेफरेबल टू एन ओपन अप्रोच। ठीक है, लेप्रोस्कोपी प्रेफरेबल है। और इन द प्रेजेंस ऑफ अगर कॉन्ट्रालेटरल हेल्दी कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब है तो सल्पिंजेक्टमी शुड बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ शुड बी परफॉर्म इन प्रेफरेंस टू द सल्पिंगोटमी। गॉटमी क्या थी और गॉस्टमी क्या थी, ठीक है, ये आज आपने मुझे बताना है, ये मैं पिछली अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। इन वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ फर्टिलिटी रिड्यूसिंग फैक्टर्स, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब डैमेज है, या फिर उसकी प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो सल्पिंगोटमी शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो सल्पिंजेक्टमी, और अगर कुछ मसला है, मसाइल हैं दूसरी ट्यूब के साथ, तो फिर सल्पिंगोटमी करनी है। इफ़ सल्पिंगोटमी इज़ परफॉर्म्ड, वुमेन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिस्क ऑफ परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्ट विद द नीड ऑफ सीरम बीटा HCG लेवल। तो अगर आप सल्पिंगोटमी करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि जी इसमें ये हो सकता है कि कुछ उसका टिश्यू जो है वो परसिस्ट कर जाए, तो हमें फॉलो करना है इस पेशेंट को। दे शुड ऑल्सो बी काउंसल्ड दैट द देर इज स्मॉल रिस्क दैट दे मे नीड फर्दर ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट, या फिर हमें फाइनली दोबारा सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट जो है ना वो हमने ऑफर करना है टू ए सुटेबल वुमेन दैट विद अ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये हमने कभी भी फर्स्ट विजिट पे नहीं देना अनलेस द
diagnosis of ectopic pregnancy is absolutely clear and a viable intrauterine pregnancy has been excluded. Expectant management is an option for clinically stable women with an ultrasound diagnosis of ectopic pregnancy and a decreasing beta hcg initially less than 1500. तो क्या पता चला जी इस लाइन से, हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हमने उन पेशेंट्स पे करनी है जिनमें आपको एक्टोपिक जिनका बीटा एचसीजी जो है वो 1500 से कम मिलता है। अच्छा जी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है मेथोट्रेक्सेट से की जाती है सर्वाइकल प्रेगनेंसी के लिए भी। अब ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं फॉर द सर्वाइकल प्रेगनेंसी, ठीक है। उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट मेथोट्रेक्सेट से भी की जा सकती है सर्वाइकल प्रेगनेंसी में। सर्जिकल मेथड भी लिए जा सकते हैं जिनमें हाई फेलियर रेट है, जिनका एंड शुड बी रिजर्व फॉर दोज वुमेन जिनके अंदर सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, उनके अंदर आप सर्जिकल करें। अदरवाइज़ सर्वाइकल में आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। व्हाट आर द सर्जिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड कंजर्वेटिव सिजेरियन स्कार अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने एक तो पेशेंट को काउंसिल करना है कि इसमें मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, और मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस विद और विदाउट एडिशनल हेमोस्टैटिक मेजर्स शुड बी कंसीडर्ड इन वुमेन विद फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। And insufficient evidence to recommend any one of the specific intervention over another and this area, but current literature support करता है कि surgical rather than medical। हमने cervical में medical को support किया था rather than surgical, और cesarean scar pregnancy में हमने इसको support किया है। सिजेरियन स्कार में हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है। और सर्वाइकल में मैं दोबारा आपको याद करवा दूं कि सर्वाइकल प्रेगनेंसी में हमने एक बैरल शेप्ड सर्विक्स पढ़ी थी, और हमने कहा था कि जो गेस्टेशनल सैक है वो बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस होगा, ठीक है, और स्लाइडिंग साइन उसमें नेगेटिव होगा, ये याद रखनी है बात आपने। अच्छा ओके फाइन। अच्छा, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी की क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन फॉर द स्टेबल इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी, और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज ओनली suitable for women with low or significantly falling beta hcg levels in whom the additional methotrexate may not improve the outcome। तो इंटरस्टिशियल में उन्होंने क्या बताया कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट जो है वो तभी पॉसिबल है जब बहुत कम बीटा एचसीजी हो, और मेथोट्रेक्सेट का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आएगा इसमें आपको। और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच यूजिंग मेथोट्रेक्सेट हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव ऑल्दो देयर इज़ इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिकमेंड लोकल या सिस्टमिक अप्रोच, लेकिन यहाँ पर यानी कि यूज़ कर सकते हैं आप। और सर्जिकल मैनेजमेंट बाय लेप्रोस्कोपिक कॉर्नोल रिसेक्शन या फिर साल्पिंगोटमी इज़ एन इफेक्टिव ऑप्शन, ठीक है, वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। अल्टरनेटिव सर्जिकल टेक्निक्स क्या हैं जिसमें हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन कर सकते हैं अंडर लेप्रोस्कोपिक और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, और देयर इज़ इनसफिशिएंट एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर प्रेगनेंसी टू रिकमेंड अदर नॉन सर्जिकल मैथड्स। कॉर्नल प्रेगनेंसी के लिए क्या है कि शुड बी मैनेज बाय एक्सीजन ऑफ द रूडिमेंट्री हॉर्न वायर लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी से, और अगर ओवेरियन प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ प्रेफर्ड इफ लेप्रोस्कोपी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि आपने लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको मिली है उसके ऊपर, या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए लेप्रोस्कोपी करनी पड़ी है, तो आपने साथ में उसकी डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर लेनी है। और सिस्टमिक जो मेथोट्रेक्सेट कैन बी यूज टू ट्रीट ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हेन द रिस्क ऑफ सर्जरी इज़ हाई। जब अगर ज़्यादा रिस्क है तो फिर आप सिस्टमिक मेथोट्रेक्सेट भी दे सकते हैं, या पोस्ट ऑपरेटिवली इन द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट रेजिडुअल ट्रोफोब्लास्ट और परसिस्टेंटली रेज्ड बीटा एचसीजी में भी हम दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब एब्डोमिनल प्रेगनेंसी की तरफ आ जाएँ जी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में क्या है कि लेप्रोस्कोपिक रिमूवल भी एक ऑप्शन है अर्ली अगर प्रेगनेंसी है, और सिस्टमिक मेथोट्रेक्सेट भी आप दे सकते हैं, और एडवांस्ड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में आप लेप्रोटमी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस जो मैंने आपको दे दी। हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी में क्या है जी, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी को हमें सेव करना है, मेथोट्रेक्सेट शुड ओनली बी कंसीडर अगर इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी भी नॉन वायबल है, अदरवाइज आप मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे, लेकिन लोकल इंजेक्शन में आप उसको सोडियम पोटेशियम क्लोराइड दे सकते हैं या हाइपर ऑस्मोलर ग्लूकोज दे सकते हैं विद एस्पिरेशन ऑफ द सैक कंटेंट अगर पेशेंट स्टेबल है तो।
सर्जिकल रिमूवल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल वुमेन। तो सर्जिकल आपने उनकी करनी है ट्रीटमेंट जो कि अनस्टेबल है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज एन ऑप्शन इन हेटरोटॉपिक प्रेगनेंसी वेयर द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग आउट ऑफ नॉन वायबल प्रेगनेंसी। ओके, तो एंटी डी के लिए क्या करना है कि जी एंटी डी आपने देना है अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रोटोकॉल, जो कि RH नेगेटिव वुमेन को दिया जाता है, स्पेशली उन वुमेंस में जिनकी सर्जिकल रिमूवल हुई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, या फिर ब्लीडिंग जिनकी रिपीटेड और हैवी रही है, और या फिर पेन भी साथ थी उनको एसोसिएटेड विद पेन। तो ये 3 चीज़ें हैं, इंडिकेशंस हैं, जहाँ पर अगर सर्जिकल रिमूवल हुआ है, रिकरेंट ब्लीडिंग हुई है, या फिर पेन के साथ एसोसिएशन थी उसकी, तो आपने उसको BTHC एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं। लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं कि जी इन द एब्सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब फर्टिलिटी ट्यूबल पैथोलॉजी वुमेन शुड बी एडवाइज दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रेट ऑफ फर्टिलिटी, द रिस्क ऑफ फ्यूचर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद वुमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सब फर्टिलिटी है अगर, एंड देयर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है विद एक्सपेक्टेड या मेडिकल ट्रीटमेंट इज एसोसिएटेड विद इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव आउटकम। Women receiving methotrexate for women for management of tubal ectopic pregnancy can be advised that there is no effect on the ovarian reserve के ऊपर कोई को नुकसान नहीं होगा कोई भी। ठीक हो क्या? ओके, अच्छा, वुमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट विद यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिन्होंने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या फिर सिस्टमिक मेथोट्रेक्सेट करवाई है फॉर नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कैन बी एडवाइज दैट लाइव बर्थ हैव बीन रिपोर्टेड इन सब, उनको भी आप तसल्ली दे सकते हैं कि लाइव बर्थ उसके बाद हो जाती है। वुमेन अंडरगोइंग लेप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन प्रेगनेंसी कैन बी एडवाइज देयर फ्यूचर प्रेगनेंसी आर गुड, उसके भी परस्पेक्टिव्स गुड हैं। और व्हाट सपोर्ट एंड काउंसलिंग शुड बी ऑफर टू वुमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उनके अंदर आपने उनको एक्सप्लेन करना है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो कि तमाम अप्रोचेस के साथ हैं, और फिर क्राइटेरियाज हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में बी ऑफ यूज़ टू वुमेन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद methotrexate, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, it is recommended that the woman treated with methotrexate wait for at least 3 months before trying to conceive। ठीक है, तो कंसीव करने से पहले 3 महीने उसको वेट करना चाहिए जिन्होंने methotrexate ली है। अच्छा जी, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेटिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि जी प्रोवाइडर ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी केयर शुड प्रोवाइड 7 डे, एक तो केयर होनी चाहिए उनकी, और ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अपने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स कर लेते हैं कि इंसिडेंस कितना था, 11/1000 है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस जो है वो अटेंडिंग जो अर्ली प्रेगनेंसी में अटेंड करते हैं उनमें 2 to 3% है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि सर्जरी है, इन्फेक्शन है, स्मोकिंग है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैव नो आइडेंटिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। हमने क्या किया था अपने कि 25 से 50% पेशेंट्स में हमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिलता। ओके, ट्यूबल प्रेगनेंसी पे आ जाते हैं कि वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ये हम कर चुके हुए हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, ये आपने बस ऊपर से देख लिया जितना सफिशेंट है। इसमें सिर्फ ये देख लें कि लेप्रोस्कोपी इज़ नो लॉन्गर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, ये लेप्रोस्कोपी अब गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, पहले ये MCQ का आंसर होता था कि लेप्रोस्कोपी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट दिस इज़ नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ अ डेज। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही गोल्ड स्टैंडर्ड है अब। और अगर इसमें हम क्राइटेरिया देखें तो इन होमोजेनस या नॉन सिस्टिक एडेनोक्सल मास इज़ द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, अराउंड 50 to 60% पेशेंट्स में आपको ये मिलता है, और एम्प्टी यूट्राइन सैक जो है वो 20 से 40% पेशेंट्स में मिलता है आपको। ठीक है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, ये डबल डिसिडुअल साइन भी है, और सूडोसैक की बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, ये सब आपने पढ़ लेना तकरीबन, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हुई हैं। इसमें क्राइटेरियाज हम देख लेते हैं मैनेजमेंट के।
अच्छा सच्ची क्राइटेरियाज यहाँ पर है। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो मीथोट्रेक्सेट हम देते हैं उसकी डोज क्या होती है, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर है, और सिंगल डोज इंस्टेड ऑफ रिपीटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो ऑल्दो नो फॉर्मल कंपैरेटिव स्टडी हैज बीन फाउंड, ठीक है। द यूज ऑफ प्रोफिलैक्टिक मीथोट्रेक्सेट एट टाइम ऑफ लैप्रोस्कोपिक सल्पिंगोटमी हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन वन रैंडमाइज्ड ट्रायल when compared with simple salpingotomy alone, तो उसमें भी there was significant reduction in rate of the persistent trophoblastic tissue, ठीक है। 1.9% था अगर आपने दे दिया है, और 14.5% अगर आपने नहीं दिया। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आप सल्पिंगोटमी कर रहे हैं तो उसके साथ आप उसको प्रोफिलैक्टिकली मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगा दें, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसको मीथोट्रेक्सेट दिया है तो आपने क्या करना है, सिंगल इंजेक्शन हमने देना है 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, और फिर हमने डे 4 पे और फिर 7 पे हमने मेजर करना है बीटा HCG। अगर बीटा HCG जो है वो डिक्रीज़ हुआ है मोर देन 15% बिटवीन डे 4 एंड 7, तो बीटा HCG लेवल्स आर देन मेजर्ड वीकली अंटिल लेस देन 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और इफ़ द लेवल डज नॉट डिक्रीज बाय 15%, a repeat transvaginal ultrasound should be considered to exclude ectopic fetal cardiac activity and the presence of significant hemoperitoneum के लिए, ठीक है। और फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम उसको सेकेंड डोज लगा दें। सक्सेस रेट क्या है सिंगल डोज का, 65 से 95% विथ 3 to 27% ऑफ वुमेन रिक्वायरिंग अ सेकेंड डोज, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हम 25% कहते हैं कि 25% में हमें सेकेंड डोज देनी पड़ जाती है। दिस इज़ अगेन एन MCQ। 4 and 7 डेज़ भी आपने याद रखना है। 15% की बात भी आपने याद रखनी है कि 15% डिक्रीज़ होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है तो ठीक है, आप उसको फॉलो करते रहें वीकली, और अगर उससे कम डिक्रीज़ हुआ है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्ट्रासाउंड। और सेकेंड डोज जो है वो 15% में चाहिए होती है, और सिंगल डोज का सक्सेस क्या है, 65 से 95%। बाकी ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें। अच्छा जी, आप गुड कैंडिडेट देख लें कि जो मीथोट्रेक्सेट के लिए है वो क्या है, हीमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए, उसका जो बीटा HCG है वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट से कम होना चाहिए, बट कैन बी अप टू 5000, ठीक है। 15,000 से 100 से लेके आगे 5,000 तक जो है वो आप उसको मतलब 3,000 से 5,000 हम ग्रे जोन कहते हैं कि अप टू 5,000 दिया जा सकता है, लेकिन आइडियल ये है कि वो लेस दैन 1500 हो बीटा HCG, तो ये आइडियल हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि सैक साइज़ इतना नहीं है, पेशेंट वाइटली स्टेबल है और उसका 5,000 की रेंज तक है बीटा HCG, तो आप उसके ऊपर कोशिश कर सकते हैं कि मीथोट्रेक्सेट देना चाहें तो दे सकते हैं, कंसिडर किया जा सकता है इस चीज़ को। कार्डियक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और पेशेंट विलिंग हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पेशेंट विलिंग हो। ये आपने अपने MCQ में भी ये चीज़ याद रखनी है, अपने टॉक्स के स्टेशन में भी ये चीज़ याद रखनी है कि अगर पेशेंट विलिंग नहीं है वापस आने के लिए तो आप उसे कभी भी मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे, ठीक है। नो नॉन सेंसिटिविटी टू मीथोट्रेक्सेट, वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, नाइस रिकमेंड करती है कि मीथोट्रेक्सेट शुड बी द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर वुमेन हु आर एबल टू रिटर्न फॉर द फॉलोअप, कि जो आ सकते हैं उनको तो आप जो है ना वो फर्स्ट लाइन एज अ फर्स्ट लाइन आप उनको दें। और उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है इसका, कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट माइल्ड पेन पे दे सकते हैं, सिग्निफिकेंट पेन नहीं होनी चाहिए। जहाँ कंजर्वेटिव की बात आती है ना वहाँ माइल्ड पेन भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप कंजर्वेटिव रखते हैं, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं होनी चाहिए, उसको अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होनी चाहिए, जो मैस है वो लेस देन 35 mm होना चाहिए, कोई वायबल कोई विजिबल हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए उसमें, और बीटा HCG जो है वो 1500 से लेके 5000 के दरमियान हो सकता है, और कोई इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इसको हमने स्टार लगाया हुआ है तो चले इसको रीड आउट कर लेते हैं कि क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने इसको स्टार यहाँ पर लगाया। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मीथोट्रेक्सेट इट इज़ एसेंशियल दैट द डायग्नोसिस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज करेक्ट, as the majority of ectopic pregnancies are visualized as an inhomogeneous masses. It is prudent to repeat the serum beta HCG in such cases 48 hours. In the event of serum beta HCG dropping, then expected management may be appropriate. अगर तो वो ड्रॉप कर रहा है तो आप उसको appropriate है कि हम उसको expected management करें. And should the serum beta HCG be rising at a rate that may be consistent with a viable intrauterine pregnancy, then the repeat scan to check the diagnosis before administering methotrexate
and there are many well documented cases of women with intrauterine pregnancies repeated for suspected ectopic pregnancy with methotrexate. मिथोट्रेक्सेट शुड नेवर बी गिवन एट द फर्स्ट विजिट। ये बार बार बात हुई है कि मिथोट्रेक्सेट आपने फर्स्ट विजिट पे नहीं दे देना, आते ही आप उसको फिर मिथोट्रेक्सेट लगा दें, नो। डायग्नोसिस कंफर्म करें और उसके बाद फिर आप लगाएं उसको। और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के लिए सिंपल क्राइटेरिया है कि उसका पेशेंट जो है ना वो डेफिनेटली वो स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो उन्होंने कहा है कि मस्ट बी विलिंग एंड एबल टू अटेंड फॉर फॉलो अप एंड हैव मिनिमल पेन। अच्छा, मिनिमल पेन के अंदर बात है, कई जगहों पे ना नो पेन का वर्ड यूज़ हुआ है, इन्होंने वैसे यहाँ पर मिनिमल पेन की भी बात की है। हैव लो और डिक्लाइनिंग सीरम beta-HCG और सक्सेस रेट उसका कितना है 57 से लेके 100%। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा था। अच्छा, यहाँ इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, वो क्या है कि क्लिनिकली स्टेबल हो। अब देखो इन्होंने क्या दिया, क्लिनिकल स्टेबल विद नो एब्डोमिनल पेन। ऊपर मिनिमल पेन की बात की बट नो एब्डोमिनल पेन, उसमें सिग्निफिकेंट पेन नहीं होनी चाहिए मिथोट्रेक्सेट के लिए, और इसमें पेन होनी ही नहीं चाहिए। और कोई हीमोपेरिटोनियम नहीं होना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज़ जो है वो लेस देन 30 mm होना चाहिए। और कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए कार्डियक एक्टिविटी का। सीरम beta-HCG 1500 से कम होना चाहिए। और ऑल वुमेन वर फॉलोड अप अंटिल द सीरम beta-HCG वाज लेस देन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और प्रोटोकॉल क्या है कि इंटरवल जो है ना वो रिपीट beta-HCG का वेरी करेगा 2 से 7 days। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट वॉज डिसकॉन्टिन्यूड इफ़ द वुमेन ऑप्टेड आउट, या फिर उसको सिग्निफिकेंट पेन हो, या फिर उसका beta-HCG जो है वो सस्टेन करे या इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए और 2000 से ज़्यादा चला जाए। ठीक है, और beta-HCG उन्होंने ये भी बात कही है कि प्री ट्रीटमेंट और beta-HCG की रेशो भी हम कर लेते होते हैं ना एक दफ़ा, कि beta-HCG जो है वो एट 48 आवर्स एंड beta-HCG एट 0 आवर्स कुड बी यूज टू प्रिडिक्ट द लाइकली सक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड एंड मेडिकल मैनेजमेंट। तो अगर ये रेशो जो है वो उसकी लेस दैन 0.8 है तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज़ लाइकली टू सक्सीड। और ओवरऑल सक्सेस रेट ऑफ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट अबाउट 72% है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और वैसे इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, इससे बहुत सारी चीज़ें हम ऊपर कर चुके हुए हैं उसमें समरी के अंदर। ठीक है, ये वो पॉइंट तीसरी दफ़ा आ गया कि कंसेप्शन विद इन 3 months ऑफ मिथोट्रेक्सेट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एन इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन। और अगर वो हो जाती है तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर आपने उसको टर्मिनेट नहीं करना। ठीक है, ये बात भी उन्होंने बताई है। अच्छा, ओके फाइन, तो ये कुछ चीज़ें थी इधर, एक मिनट, ये लास्ट में इसके ना 1-2 चीज़ें हैं, आपको वो भी बता दूँ फिर हम स्टॉप करते हैं अपना। सिंगल डोज प्रोटोकॉल क्या है फॉर द इंट्रामस्कुलर मिथोट्रेक्सेट। तो डे 1 पे आपने सीरम beta-HCG करवाना है, एक तो यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं आपने उसके, और उसके LFTs करवाएंगे, फुल ब्लड काउंट करवाएंगे, ब्लड ग्रुप करवाएंगे, और 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर हम उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देंगे। इन सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद फिर डे 4 पे सीरम beta-HCG करवाएंगे, फिर डे 7 पे सीरम beta-HCG करवाएंगे। और अगर beta-HCG जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है लेस दैन 15% डेज़ 4 और 7 में, तो फॉर रिपीट ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड हम करेंगे एंड मिथोट्रेक्सेट हम उसको दे सकते हैं। लेस देन 15% अगर वो डिक्रीज़ करता है तो हम, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अल्ट्रासाउंड, और फिर हम उसको सेकंड डोज के लिए भी देख सकते हैं। और beta-HCG अगर इससे ज़्यादा कर रहा है तो फिर हम सिर्फ उसका वीकली beta-HCG फॉलो करते रहेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसका कुछ और करवाएं। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू द मिथोट्रेक्सेट क्या है कि हीमोडायनामिकली इनस्टेबल पेशेंट है, प्रेजेंस है इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी की, और ब्रेस्ट फीडिंग में है पेशेंट, और ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्दो पे वैसे भी ओमिट हो जाएगी, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन
ठीक है, आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप मेथोट्रेक्सेट ना दें। इफ़ अनेबल टू कंप्लाई विद फॉलो अप पे नहीं आ सकते तो बिल्कुल नहीं देना। नॉन सेंसिटिविटी है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, प्री एग्जिस्टिंग ब्लड डिस्क्रेजियाज हैं, एक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है और पेप्टिक अल्सर है। तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मेरा खुद भी एक दफ़ा ज़रूर इन चीज़ों को रीड कर लेना आपने। तो विश यू गुड लक।